हेलो एवरीवन। मैथमेटिकल टूल के बाद यूनिट एंड डायमेंशन को स्टार्ट न करके हम मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। रीज़न है कि यूनिट एंड डायमेंशन में काफ़ी सारी चीज़ें सिर्फ याद रखने लायक होती है, इसीलिए उस चैप्टर को बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पढ़ा जाता है ताकि बेटर चीज़ें हमें याद रह सके। इसीलिए मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे आज हम। तो मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम फोर्स और उसके इफेक्ट की स्टडी करते हैं। वो फोर्स और उसके इफेक्ट की स्टडी दो टाइप से होती है, यानी इसकी फर्दर दो कैटेगरी है, एक स्टैटिक्स है और एक डायनेमिक्स है। स्टैटिक वो स्टडी जिसके अंदर हम फोर्स और उसके इफेक्ट की स्टडी तो कर रहे हैं बट ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट कंडीशन में होता है। और डायनेमिक्स इसकी वो कैटेगरी जिसमें हम फोर्स और उसकी इफेक्ट की स्टडी करेंगे लेकिन जब हमारा ऑब्जेक्ट चल रहा होता है, यानी मोशन में होता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब डायनेमिक्स को फर्दर दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स की वो ब्रांच जिसमें फोर्स और उसके इफेक्ट की स्टडी की जाती है। कब? जब ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में हो बट वह मोशन किस कारण आया है उस कारण को नहीं पढ़ा जाता। यानी इस ब्रांच में हम एक्सेलेरेशन की बात करेंगे, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे, जो हम मोशन 9th क्लास में पढ़ते आए हैं उस चैप्टर की बात होगी। बट उस चैप्टर में हमने कभी ये तो नहीं पढ़ा था ना कि एक्सेलेरेशन किस कारण आया। डायरेक्ट ये गिवन होता था कि इसका एक्सेलेरेशन इतना है और हम अपनी कैलकुलेशन करते थे। तो यानी वो ब्रांच जिसमें रीजन नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ मोशन की ही स्टडी की जाती है, मोशन किस कारण आया ये स्टडी हम नहीं करते, तो ये ब्रांच हमारी काइनेमेटिक्स होती है। और काइनेटिक्स वो ब्रांच जिसमें हम रीजन भी पढ़ते हैं कि वह एक्सेलेरेशन किस फोर्स के कारण आया था। तो ये एनएलएम वगैरह में हम जो फोर्स की स्टडी करें वो हमारे काइनेटिक्स का पार्ट है। तो मैकेनिक्स दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स। और डायनेमिक्स की फर्दर दो कैटेगरी है। तो हम सबसे पहले काइनेमेटिक्स ही पढ़ेंगे। मोशन इन 1D हमारा इसका फर्स्ट चैप्टर होगा। काइनेमेटिक्स यानी मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, किस रीज़न से वह मोशन है वो हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं हम। इसमें हम स्टडी करेंगे पार्टिकल की। पार्टिकल मीन्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें मोशन है, वह जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है एक यूनिट टाइम इंटरवल के अंदर, उसके कंपेरिजन में उसका साइज बिल्कुल माइन्यूट सा होगा। जैसे ये मार्कर है, अगर इस मार्कर की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कम हो, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, तो हम इस मार्कर को पार्टिकल कभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि यूनिट टाइम में यह है इसकी डिस्टेंस कवर तो कम है और इसका साइज ज़्यादा है, तो हम इसे कभी भी पार्टिकल नहीं कहेंगे। अब आप एक एग्जाम्पल लो कि अर्थ है, अर्थ का साइज कितना बड़ा है, लेकिन जब बात प्लेनेटरी मोशन की करते हैं हम कि सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिटल में अर्थ चक्कर काट रही है, तो उस टाइम पर उस स्टडी के अंदर अर्थ को भी एक पार्टिकल माना जाता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो पार्टिकल मीन्स अगर ऑब्जेक्ट द्वारा कवर्ड डिस्टेंस के कंपेयर में ऑब्जेक्ट का साइज बहुत ज़्यादा कम हो तब हम उस ऑब्जेक्ट को पार्टिकल कहते हैं। और हम इस चैप्टर में हर बात पार्टिकल के साथ ही डील करेंगे कि एक पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी इतने से छोड़ा गया, एक पार्टिकल इस वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये सारी की सारी बातें होगी। वहाँ पर हमेशा हम पार्टिकल मानकर ही स्टडी करेंगे। सेकंड, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स हर स्टडी किसी न किसी फ्रेम के अकॉर्डिंग होती है। जैसे आपने कभी ग्राफ बनाए होंगे, एक एग्जांपल देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस होती थी, ये वाई एक्सिस होती थी। अगर मैं आपको कहूँ कि 2,3 पॉइंट कहाँ होगा इस ग्राफ में शो करो, तो ये हमारा ओरिजिन होता था। तो इसका लिखने का मतलब ये होता था कि हम एक्स एक्सिस के अंदर 2 मीटर आगे चलेंगे और वाई एक्सिस में हम 3 आगे चलेंगे। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर की फॉर्म में हम बात कर लेंगे कि 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो ये हमारा एक ए पॉइंट आ जाता था 2,3। तो ये इसके पोजीशन वेक्टर हो गए, इस टाइप की कुछ बातें चलेगी हमारी। तो इस पॉइंट्स के लिए रेफरेंस हमारा ओरिजिन हुआ ना, कि ये डिस्टेंस, ये पॉइंट्स की जो मेजरमेंट कर रहे हैं हम, लोकेशन डिफाइन कर रहे हैं, किसको रिस्पेक्ट में, किसको फ्रेम रखकर हम कर रहे हैं, तो हम इस ओरिजिन को फ्रेम मानकर इस पॉइंट की लोकेशन को डिसाइड कर रहे हैं
कि इसके अकॉर्डिंग x डायरेक्शन में हम 2 चलें और y डायरेक्शन में हम 3 चलें, तो ये हमारा ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब कि वो फ्रेम जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्टडी कर रहे हैं, वो रेफरेंस पॉइंट हो गया हमारा जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम अपनी मेजरमेंट करेंगे। जैसे इस ग्राफ के अंदर ओरिजिन हमारा रेफरेंस पॉइंट हुआ और ये जो एक्स वाई प्लेन है ये हमारा रेफरेंस फ्रेम हुआ, कि हम इस रेफरेंस फ्रेम में बात कर रहे हैं और कहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं, ओरिजिन से मेजरमेंट कर रहे हैं। तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट हुआ वो तो ओरिजिन हुआ और ये प्लेन हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। अब हम बात करेंगे रेस्ट एंड मोशन की। ये जो छोटी छोटी बातें हम डिफाइन कर रहे हैं, ये अपने सिलेबस का तो पार्ट आप नहीं मान सकते हैं कि कभी इनकी डेफिनेशन पूछी भी जा सकती है क्या कंपटीशन एग्जाम में। इस टाइप की कोई भी बातें एक क्वेश्चन के लायक नहीं बनती, बट इन बातों की नॉलेज होना हमें ज़रूरी है ताकि हम कॉन्सेप्चुअली उन बातों को समझ सकें जो इस चैप्टर में आगे आएंगी। तो रेस्ट एंड मोशन का मतलब कि एक ऑब्जेक्ट किसी भी फ्रेम के रेफरेंस में अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो हम बोलेंगे कि वह रेस्ट कंडीशन में। अगर वह अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है उस रेफरेंस प्लेन के अकॉर्डिंग तो हम बोलेंगे कि उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग तो वह मोशन में। जैसे ये मार्कर है, मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने ये है, कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही मार्कर की, तो मैं कहूँगा कि ये मार्कर रेस्ट पोजीशन पे है। अगर ये मार्कर चल रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन चेंज हो रही है ना, तो मैं ये कहूँगा कि इस मार्कर के अंदर मोशन है। अगर आप बात बाइक की करो, जैसे एक बाइक जा रही है तो एक बाइक के पीछे एक बंदा एक बाइक चला रहा है, एक बंदा उसके पीछे बैठा है और मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों के दोनों बंदे मोशन में है क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग उनकी पोजीशन चेंज हो रही है लगातार। अगर वो बंदा पीछे वाला आगे वाले को देखे तो हमेशा उसके आगे बैठा रहेगा, तो पीछे वाला ये कहेगा कि जो बंदा बाइक चला रहा है वह पीछे वाले के अकॉर्डिंग रेस्ट पोजीशन पे है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। ये तो हो नहीं सकता कि बाइक का आगे वाला पार्ट अलग स्पीड से जा रहा है, पीछे वाली सीट पे वो बंदा बैठा है वो अलग स्पीड से चल रहा है, ये तो कंडीशन पॉसिबल हो नहीं सकती। तो एक रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो हम कहते हैं कि वह मोशन में है। अगर वह चेंज नहीं हो रहा तो हम कहते हैं कि वह ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है। और ये दोनों आपस में रिलेटिव टर्म होती है। रिलेटिव टर्म्स का मतलब जैसे एक आप एग्जांपल लगाओ कि एक ट्रेन में दो बंदे बैठे हैं ए और बी। जैसे एक ये ट्रेन का डिब्बा मानो, इसमें एक बंदा ये है ए और एक बंदा ये है बी, और एक ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर एक बंदा खड़ा है सी, और ये ट्रेन किसी एक वेलोसिटी v से चल रही है। तो अगर ए बंदा बी को देखे, अगर ए बी को देखे तो बी की तो ए के रिस्पेक्ट में तो चेंज नहीं हो रही पोजीशन, क्योंकि वह उसके आगे वाली सीट पे बैठा था, चाहे वह अब देखे, चाहे 10 मिनट बाद देखे, चाहे 20 मिनट बाद देखे, वह तो उसके आगे वाली सीट पे ही बैठा हुआ है ना। मीन्स ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो बी क्या है, ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट कंडीशन में है। यानी कंडीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए रेस्ट कंडीशन है ना, कि बी की ए के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट कंडीशन में है। बट ये बंदा जो सी देखेगा इसे, तो सी के अकॉर्डिंग तो दोनों ही आगे की तरफ जा रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग पहले तो ये बंदा यहाँ था, कुछ टाइम बाद यहाँ आ जाएगा, फिर उसके सामने आ जाएगा, धीरे धीरे इससे इसको क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। मतलब कि कंडीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी मोशन में, यानी बंदा तो बी है, अगर ए देख रहा है तो ए तो बोलेगा कि ये तो रेस्ट पोजीशन पे है, लेकिन सी बोलेगा कि यह बी बंदा चल रहा है, वी वेलोसिटी से राइट डायरेक्शन में जा रहा है।
तो जब भी रेस्ट और मोशन कभी भी डिफाइन करते हैं हमेशा रिलेटिव टर्म्स में डिफाइन करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ रिलेशन बना के डिफाइन करेंगे कि ए के रिस्पेक्ट में तो बी रेस्ट में है, और सी को देखें, सी के रिस्पेक्ट में देखें तो सी के अकॉर्डिंग बी मोशन में है। क्योंकि सिर्फ इतनी सी बात है, एब्सोल्यूट तो बात हम नहीं कह पाएंगे कि बी की कंडीशन क्या है, रेस्ट है या मोशन है। तो हमें कोई ना कोई रेफरेंस मानना पड़ेगा, किसी के साथ रिलेशन डिफाइन करनी पड़ेगी कि हम उसके रिस्पेक्ट में देखकर बताएं तो हम कहेंगे कि रेस्ट में है या मोशन में है। अदरवाइज हम डायरेक्टली कभी भी बी की कंडीशन सेट नहीं कर सकते। तो रेस्ट और मोशन हमेशा रिलेटिव टर्म्स होती है। अगर ऑब्जर्वर हमें रेफरेंस नहीं दे रखा कि हमें किसके रेफरेंस में देखना है, सपोज ये सी नहीं था तो हम ग्राउंड के रेफरेंस में देखते। अगर आपको क्वेश्चन में कभी रेफरेंस न दिया जाए, हालांकि दिया भी नहीं जाएगा मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में, तो हमें ये मानना है कि हमारा रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड ही है, हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे। यानी अपने आप को वहाँ जो मोशन हो रहा है, जिस प्लेन जिस फ्रेम के अंदर स्टडी चल रही है उसके अंदर हम अपने आप को रेस्ट कंडीशन में मानकर खड़े हो जाएंगे और सारी की सारी स्टडी चेक करेंगे। तो जब भी हमें ऑब्जर्वर दिया जाएगा तो मच बेटर, अगर दिया नहीं जाएगा तो हम ग्राउंड को ऑब्जर्वर मानेंगे। अब बात करते हैं पोजीशन की। कि रेस्ट और मोशन दोनों के दोनों रिलेटिव टर्म में एक दूसरे के अकॉर्डिंग हम चेक करें कि उनकी पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही। तो ये पोजीशन है क्या चीज़, ये हमारा एक रेफरेंस प्लेन हो गया कि एक्स वाई प्लेन में हम स्टडी कर रहे हैं। ओरिजिन हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया और हमने एक पॉइंट ए मान लिया यहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोमा वाई। तो इसकी जो पोजीशन है ना, उस पोजीशन को हम डिफाइन ये करेंगे कि एक्स डायरेक्शन में तो x सेंटीमीटर है आगे और y डायरेक्शन में y सेंटीमीटर है, और ये इसकी फाइनल पोजीशन आ जाएगी। और ये जो वेक्टर लगाते हैं ये पोजीशन वेक्टर होता है हमारा, कि O से A हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। अब सपोज ये है पॉइंट A, यानी ये जो ऑब्जेक्ट A पॉइंट पे था यह यहाँ से चलकर B पॉइंट पर यहाँ पहुँच जाता है। इसके पोजीशन वेक्टर एक्स डैश कोमा वाई डैश हो गए। तो बी की जो पोजीशन है ना, अब नई पोजीशन बी की क्या होगी कि एक्स डायरेक्शन में तो एक्स डैश है और वाई डायरेक्शन में वाई डैश है। तो ओरिजिन से बी को मिलाने वाला जो एक वेक्टर बनेगा वह वेक्टर होगा हमारा ओ बी, यानी बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन सिंपली ये चीज़ होती है कि वह पॉइंट हमारे रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग कहाँ पर रखा हुआ है वह उसकी पोजीशन होगी। और रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो हम बोलेंगे कि रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वह ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है। यानी जो हमने यहाँ पे रेस्ट और मोशन हमने डिफाइन किया है ना, ये ग्राफिकली यही बातें हैं कि हम ये पोजीशन, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, तो वो चीज़ होती है हमारी इसकी पोजीशन की, ए की पोजीशन एक्स कोमा वाई हो गई। अब रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर यह ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ए का ए पे ही रखा हुआ है, तो हम ये डिफाइन करेंगे कि ओ के रिस्पेक्ट में हमारा ए ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है। अगर इसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, यह ए से बी जा रहा है, तब हम ये डिफाइन करेंगे कि ए में तो मोशन आ गया, यानी ए के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम डिफाइन कर देंगे कि ए के रिस्पेक्ट में इस ए ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन है। तो ये छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान में रखना है। अब काइनेमेटिक्स में हम सबसे पहले मोशन की स्टडी करते हैं, क्योंकि रेस्ट स्टडी तो हमारी स्टैटिक्स की हो जाती है, तो वो खैर हम इतनी ज़्यादा पढ़ते भी नहीं है, एक डेफिनेशन पढ़कर उसको वहीं पे ही ख़त्म कर देते हैं। अब बात करेंगे हम मोशन की। सबसे पहले टाइप कर लेते हैं मोशन के। मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D।
यानी मोशन बेसिकली हम 3 टाइप से पढ़ते हैं, वैसे तो अलग अलग कैटेगरी होती है, ये हमने डायमेंशन के हिसाब से डिवाइड कर दिया मोशन को। एक कैटेगरी ये भी होती है कि वाइब्रेटरी मोशन है, इसमें ट्रांसलेटरी मोशन है, सर्कुलर मोशन है, अलग अलग तरीके से हम इस चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। बट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम डायमेंशन की फॉर्म में चलते हैं, तो 1D 2D और 3D 3 ही डायमेंशन के अकॉर्डिंग 3 हम टाइप पढ़ते हैं। तो 1D मोशन का मतलब ये है, मोशन का मतलब इतना तो हम जान ही गए कि कोई ऑब्जेक्ट किसी के रेफरेंस में अगर पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम बोलेंगे वह ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब पोजीशन कितने कोऑर्डिनेट्स की चेंज हो रही है, उसी आधार पर हम 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया है। इतना तो बेसिक सा नॉलेज होता ही है कि 3 डायमेंशन हम अपने मैथ्स के अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड 3 एक्सिस को मानते हैं। अगर हमारा किसी ऑब्जेक्ट के चलने के कारण सिर्फ एक ही डायमेंशन में चेंज आ रहा है तो हम कहेंगे 1D मोशन है। अगर वह पार्टिकल चल रहा है और उसकी 2 डायमेंशन में चेंज आ रहा है तो हम कहेंगे वह 2 डायमेंशनल मोशन है। अगर पार्टिकल चल रहा है और उसकी पोजीशन चेंज हो रही है और तीनों के तीनों डायमेंशन ही चेंज हो रही है तो हम करेंगे 3D मोशन है। तो 1D मोशन का मतलब ये हुआ, जैसे x और y ये 2 एक्सिस बना ली, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन मान लिया। एक ऑब्जेक्ट O से चलकर A पॉइंट पे पहुंच गया और z एक्सिस आप ये ऊपर वाली एक्सिस मानो कि पॉजिटिव z बाहर है और नेगेटिव z अंदर की तरफ है। तो इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं 0,0,0। अगर यह x सेंटीमीटर आगे चला, सपोज x सेंटीमीटर आगे चला, तो a के कोऑर्डिनेट्स x आगे y और z तो 0 0 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट O से A जा रहा है, यानी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है O के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे कि यह मोशन में है। लेकिन इस पोजीशन चेंजिंग के कारण उसकी सिर्फ एक डायमेंशन ही चेंज हो रही है, इसीलिए हम कहेंगे कि यह ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशनल मोशन में है। अब बात करते हैं 2D मोशन की। 1D हो गया, बात करेंगे 2D मोशन की। 2 डायमेंशन का मतलब अगर ऑब्जेक्ट O से चला, इधर जाके घूम फिर के यहाँ पहुँच गया B पॉइंट के ऊपर, यानी अब इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y, 0, यानी इसके 2 कोऑर्डिनेट्स में चेंज आया ना, x और y। अब मैंने ये इस टाइप से जिगजैग क्यों बनाई है, इसका भी मैं अभी रीजन बताने वाला हूँ। एक बार आप ये समझो कि इस टाइप से ही चलकर O से B पहुँच गया, तो इसकी 2 डायमेंशन में चेंज आया। पहले तो 0,0,0 थी, अब इसकी डायमेंशन x में अलग होगी, y में अलग होगी और z के अंदर हम न तो बोर्ड से बाहर आए ना बोर्ड के अंदर गए, मीन्स z डायरेक्शन में कोई हमारा चेंज नहीं है। तो इस मोशन के कारण हमारे 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं ना, तो ये होता है हमारा 2D मोशन। अब वो बात क्या है जिगजैग मोशन की, वो बात करते हैं। ये x है और ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन हो गया। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चला O पॉइंट से, स्ट्रेट लाइन में चलकर यहाँ पर पहुँच गया किसी भी एक अननोन पॉइंट P पे। तो इस फ्रेम के अकॉर्डिंग, यानी इस प्लेन के अकॉर्डिंग, जैसे x अगर मैं यही मानूं और y यहाँ मानूं, तो 0,0 से x, y गया, 2 डायमेंशन में चेंज हुआ है ना। तो इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग, इस प्लेन के अकॉर्डिंग तो यह 2D मोशन है। अगर मैं अपनी एक्सिस ही इसी टाइप से डिफाइन कर लूँ कि ये मेरी y डैश एक्सिस है और ये जो स्ट्रेट लाइन थी उसी में ही अगर मैं आगे की तरफ बढ़ाऊं तो ये मेरी x डैश एक्सिस है, यानी x डैश और y डैश प्लेन के अकॉर्डिंग तो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन चेंज हो रही है ना। थोड़ी आपको अजीब लग रही होगी ये बातें कि x डैश और y डैश हम क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे जब प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, इंक्लिनेशन चलेगा, वहाँ पर हम डायमेंशन भी चेंज कर देंगे। एक बात आप ध्यान रखना कि ये जो एक्स वाई एक्सिस है ना, इसी टाइप से लेते हैं कि वर्टिकल हम y मान रहे हैं, हॉरिजॉन्टल हम x मान रहे हैं। ये अपनी मानना है, यानी ये हमारा अजम्पशन है कि हम मान रहे हैं कि इसको हम x बोलेंगे, इसको y बोलेंगे, जरूरी थोड़ी ना है। मैं एक ऐसा प्लेन भी तो बना सकता हूँ ना, रेक्टेंगुलर प्लेन होता है। रेक्टेंगुलर प्लेन का मतलब 2 एक्सिस के बीच 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये रहा 90 डिग्री का एंगल, मैं इसको x और इसको y मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 100% राइट बात है ये।
तो अगर इस प्लेन के अकॉर्डिंग देखूं तो यह सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन है। इसीलिए स्ट्रेट लाइन मोशन को हमेशा वन डी मोशन कहा जाता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हम अपने कोऑर्डिनेट्स को चेंज करके उसे वन डी की फॉर्म में पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैंने वहाँ पर ओ गया तो इस टाइप से बनाया। अब कौन सी डायमेंशन है, इस टाइप से एक्सिस घूमेगी तो नहीं, वो तो स्ट्रेट ही हो सकती है, तो स्ट्रेट हो सकती है, तो डायमेंशन तो दोनों ही चेंज हो रही है ना इसमें। तो 2D मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन हम नहीं पढ़ते, स्ट्रेट लाइन मोशन हमेशा 1D मोशन पढ़ते हैं हमारी कैलकुलेशन में। तो इस छोटी सी बात का आप जरूर ध्यान में रखना। एक बार खैर आपको ये XZ और YZ जो हमने लिया है थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट आगे जब आप स्टडी करोगे तो अपने आप इन बातों में ढल जाओगे। 3D मोशन का मतलब तीनों डायमेंशन चेंज हो। जैसे एक रूम मानो, जैसे ये कमरा जो है उस कॉर्नर को आप ओरिजिन मान लो कि ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस और ये Z एक्सिस। उस कॉर्नर से कीट पतंगा उड़कर यहाँ पर आकर बैठ गया किसी एक पोजीशन के ऊपर। तो इसमें X में भी वह इस साइड आया है, Y में भी वह आगे गया है, ऊपर की तरफ गया, और Z में भी वह आगे गया है। यानी तीनों की तीनों डायमेंशन इसकी चेंज हुई है। तो हम क्या मानेंगे, यह 3D मोशन है। और 3D मोशन को हम ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे, नहीं डेफिनेशन में पढ़ के छोड़ देंगे। तो काइनेमेटिक्स में हमारे 2 चैप्टर होंगे। एक तो 1D मोशन का चैप्टर जिसे रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है, स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहा जाता है। दूसरा होगा हमारा 2D मोशन यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। तो 2 चैप्टर पढ़ेंगे, हमारा काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। 3D की स्टडी हम नहीं करेंगे अपने सिलेबस के अंदर। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट करते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन यानी मोशन अलोंग 1D या फिर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जैसे सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को कि एक हमारी X एक्सिस है, ये ओरिजिन है हमारा रेफरेंस पॉइंट, कि एक ऑब्जेक्ट A से चलता है। 1D मोशन है तो एक डायमेंशन के अलोंग यह मूव करेगा। सपोज X डायरेक्शन में यह मूव कर रहा है, तो A से चलकर इनिशियली वह B पॉइंट पे पहुंचता है। इसके कोऑर्डिनेट्स मानो 2,0 है और B पॉइंट पे पहुंच गया, इसके कोऑर्डिनेट्स मानो 6,0। फिर B से वह वापस और आगे गया और C पॉइंट पे पहुंच गया, तो ये मानो हमारे 10,0 कोऑर्डिनेट्स आ गए। 2, 6, ये 4 का गैप तो नहीं है, ये 8,0 मान लो, 8,0 पर पहुंच गया। अब यह पार्टिकल C से वापस होता हुआ इस D पॉइंट पे आ गया और D पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो मान लो आप 4,0 पर है। यानी हमारा मोशन क्या था कि वह A से B गया, B से C गया और C से D पर आ गया। तो एक्चुअली वह कितना चला, एक्चुअली वह यहाँ से वहाँ गया और वापस यहाँ तक आया। एक्चुअल रीडिंग तो उसकी इतनी होगी ना कि 2 से 6, 6 से फिर 8, यानी ये डिस्टेंस तो हो गई हमारी 6 और 6 वापस ये डिस्टेंस हो गई 4, यानी टोटल तो यह 10 सेंटीमीटर चला है। तो जो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है वो होती है हमारी डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस का मीनिंग हो गया एक्चुअल पाथ लेंथ, कि एक्चुअल जो पाथ लेंथ होगी वो होती है डिस्टेंस, जिसकी SI यूनिट मीटर में हम मेजर करते हैं, CGS यूनिट सेंटीमीटर हो गया। तो इस केस के अंदर अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस की बात होगी कि A से B, B से C, ये टोटल कितना चला, ये तो 4 हो गया और ये 2 6 हो गया, 6 2 8 और 2 10, यानी A से D तक की जो डिस्टेंस इसकी मेजर की जाएगी कि वह A से घूमकर B, C से D पहुंचा है, तो हमारी डिस्टेंस की वैल्यू होगी इस केस के अंदर 10 सेंटीमीटर। जब मैं बात डिस्प्लेसमेंट की करूँगा तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। ये सारी की सारी बातें हम 9th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं, मैं जस्ट इनको रिवाइज करवा रहा हूँ
कि डिस्टेंस तो एक स्केलर क्वांटिटी है, एक्चुअल पाथ लेंथ पे डिपेंड करती है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट मीन्स चेंज इन पोजीशन वेक्टर, यानी डिफरेंस इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर, वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। कि इनिशियली वह कहाँ पर था और फाइनल वह कहाँ पर है। हमें मतलब नहीं है कि फाइनली वह कहाँ से घूम फिर के कहाँ पर आया है, हमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखना है। तो इनिशियली यह 2,0 पे था, फाइनली यह 4,0 पे है। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ए से बी होकर चाहे सी होकर वापस डी पे आ गया, तो इसका मतलब हम डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्ट ही लिखते हैं कि ए से डी डिस्प्लेसमेंट हमारी होगी 2 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस का मतलब तो हो गया एक्चुअल पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो हमारा डिफरेंस है वह डिफरेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। यानी डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करती है और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो हमें इस चीज़ को पढ़ना है। सबसे पहले इन दोनों का हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहला तो यही डिफरेंस है कि ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, कि इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। इसमें हम डायरेक्शन लेंगे कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अब दूसरी बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट चला है, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जैसे इसका एग्जाम्पल करते हैं तब ये बात समझ में आएगी। अभी हमने एक एग्जाम्पल किया था कि एक ए पॉइंट से चलकर बी पे गया, बी से चलकर सी पे गया और सी से वापस डी पॉइंट पे आ गया। तो अगर यह डी पॉइंट पे आ गया तो इनिशियल पोजीशन तो 2,0 थी इसकी और फाइनल पोजीशन 4,0 थी। तो इनके बीच की डिस्प्लेसमेंट हमारी 2 सेंटीमीटर आई, जो कि पॉजिटिव रिजल्ट आया। अगर यह पार्टिकल ए पॉइंट से चला था जो कि बी सी से घूम के डी पे आया था, अगर इसका डी पॉइंट वापस यह ए पे ही आ जाता, मीन्स ए से तो बी पे गया, बी से आगे सी पे गया और सी से वापस घूम के इसका डी पॉइंट यही होता कि फाइनली यह यहाँ पर ही आ गया। तो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि इनिशियली जहाँ से चला था फाइनली वहीं पे ही पहुँच गया। तो हम कहेंगे कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वह डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यानी पॉजिटिव का केस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो भी हो गई। अगर ये कहता मैं कि ये पार्टिकल ए से चला था, बी पर पहुंचा, सी पर पहुंचा और इसका डी पॉइंट यहाँ पर होता ओरिजिन के ऊपर, कि ओरिजिन के ऊपर यह लास्ट में फाइनली पहुंचा और मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, तो इनिशियल पोजीशन हमारी ये है और फाइनल पोजीशन 0,0 है। तो इनिशियल से फाइनल पीछे की तरफ गया है ना, और ये हमारा 2,0 था, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी वह -2 सेंटीमीटर होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारी नेगेटिव भी हो सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव तीनों केस ही हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी, कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और इक्वल टू का साइन हम कब लगाएंगे? जब हम ये डिफाइन कर दें कि ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे फोर्थ पॉइंट में ये बात रख लेता हूं कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट।
तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारी यूनिफॉर्म मोशन के लिए सेम होगी। बट कोई भी पार्टिकल अगर चल रहा है, एक डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, वह वापस घूम के आ रहा है, तो डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ती जाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर वापस आ रहा है तो घटती जाएगी। इस टाइप के आप एक दो डिफरेंस और भी कर सकते हो जो आपके थ्योरी नोट्स में गिवन है। हम करते हैं इनके न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले एक इजी न्यूमेरिकल कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन का कि ये ओरिजिन है। एक पार्टिकल ए से चला है और बी पर पहुंचा है, बी से वह सी पर पहुंचा है। ये 2,0 है, ये 5,0 है, ये 8,0 है, और सी से वह वापस घूम फिर कर ओरिजिन पे पहुंचा है, लास्ट पॉइंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें कि ए से जब वह बी पर गया, या फिर ए से बी होता हुआ सी पर गया, या ए से बी, बी से सी और सी से डी पर पहुंचा, इन तीन केस के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। ये सारी चीज़ें हमारी सेंटीमीटर में हैं कि ये जो एक्सिस है इन सेंटीमीटर मान लो कि सेंटीमीटर के अंदर ये मेजरमेंट हमें गिवन है। तो जब ए से बी जाएगा तो ये गैप हमारा कितना होगा, 3 का होगा, तो डिस्टेंस 3, और स्ट्रेट लाइन मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो डिस्प्लेसमेंट भी 3 सेंटीमीटर। इन सेंटीमीटर हम मेजर कर रहे हैं। जब ए से सी पहुंचेगा कि ए बी सी, तो 2 से वह 8 पे पहुंचा, तो ये 6 आएगी और ये भी तो 6 आएगी। जब ये 8 से वापस 0 पर आ रहा है, यानी अगर डिस्टेंस की बात करूं तो 6 तो आगे गया और 8 पीछे आया, तो टोटल तो हम 6 + 8 लेंगे ना, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट के केस में हम क्या करेंगे, तो 6 तो पॉजिटिव डायरेक्शन में और 8 नेगेटिव डायरेक्शन में, तो 6 - 8 करेंगे तो -2 आएगा। तो इस टाइप से हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन करनी है। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका एक सर्कल मान लो जिसका O सेंटर है और R रेडियस है। ये पॉइंट A मानो और ये पॉइंट B मानो, ये पॉइंट इसका डायमेट्री अपोजिट C और ये D पॉइंट मानो। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये R इन मीटर मानो कि मीटर की फॉर्म में चल रहे हैं, ऐसा यूनिट है हमारी। और जो हमारी मूवमेंट है, जो हमारा मोशन है, वो है A से B, A से B और B से C, A B C और D। फिर हमारा फाइनली है A से B, B से C, C से D और वापस A। इन 4 केसेस के लिए हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो अगर हम A पॉइंट से सर्कुलर मोशन करते हुए B पॉइंट पे पहुंचेंगे तो हमारी डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल ये है ना, तो टोटल तो हमारा होता है 2πr सर्कमफेरेंस, और ये हमारा सिर्फ 1/4 पार्ट है ना सर्कल का, तो डिस्टेंस में हम करेंगे कि 2πr डिवाइडेड बाई 4, यानी πr डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। जब बात डिस्प्लेसमेंट की होगी तो डिस्प्लेसमेंट हमारी डायरेक्ट A से B पॉइंट की ये होगी, ये R है तो ये भी तो R है ना, और ये इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हमारी डायरेक्ट इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, √2r आ जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी √2 × R। जब बात A, B और C की करेंगे तो हमने आधा सर्कल कंप्लीट कर लिया, यानी टोटल जो सर्कमफेरेंस थी 2πr डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, πr हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि आधा सर्कमफेरेंस है हमारा। जब बात डिस्प्लेसमेंट की होगी तो r + r 2r, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी 2r हो गई। सेम टू सेम बात करेंगे A, B, C की, तो हम 2πr तो टोटल होती है, इसका 3/4 सर्कल हमने कंप्लीट किया है ना, तो आंसर आ जाएगा 3/2 πr।
और सेम टू सेम ये अगर डिस्प्लेसमेंट √2r है तो ये भी तो √2r ही होगी ना, इन दोनों के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस, तो √2r आ गई। अगर हम A से चलकर वापस A पर आ गए तो हमने कंप्लीट एक राउंड कर लिया, और कंप्लीट राउंड के लिए सरकमफेरेंस होती है 2πr और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमारी सेम है। तो इस टाइप से हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी होगी।